नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की दवाइयों से। और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की जो दवाइयां हैं, वो जान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। यही आज हमारे चर्चा का विषय है। तो हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की जो दवाइयां हैं, वो जान के लिए खतरा क्यों हो रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके पीछे जो टेस्ट किए गए हैं बड़े स्तर पे, ये कहा गया है कि लगभग 51 जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, वो इसके लिए जो टेस्ट कराए गए थे, उस टेस्ट में ये फेल हुए हैं। तो इसके लिए जो भी टेस्ट प्रक्रिया है, वो कैसे टेस्ट किया जाता है, कौन सी दवाइयां सही है, कौन सी दवाइयां गलत हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कैसे फेल होती हैं दवाइयां, तो इनके बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो दवाइयां हैं, वो पेट में जाने के बाद घुल ही नहीं हो रही, डिसॉल्व नहीं हो रही हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस कारण से ये दवाइयां जान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। तो इस मुद्दे की चर्चा करेंगे। इसके अलावा दवाइयों के जो टेस्ट होते हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में प्रशासन का क्या कहना है, कैसे दवाइयों की टेस्टिंग होती है, और कहीं आप भी ऐसी नकली दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, और कैसे इसके संदर्भ में जो पहचान है वो आपको करना है। तो अवेयरनेस के स्तर पे भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे पीएच के बारे में हम बात कर लेंगे कि पीएच का मीनिंग क्या है, दवाइयों के संदर्भ में पीएच का कहने का क्या मतलब है, दवाइयाँ कैसे पेट में जाकर डिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि यूपी सरकार की जो एक कार्रवाई बड़े स्तर पर हुई है, तो सख्त कार्रवाई का आखिर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और इस तरह की जो भी दवाइयां हैं, इनका इस्तेमाल अगर मरीज या कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, और इसकी जिम्मेदारी और लापरवाही के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि बड़े स्तर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इस तरह की जो लूप होल है, जो कमजोरियां हैं, वो क्यों है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आंकड़े क्या कहते हैं, हेल्थ सिस्टम पर क्या इसका असर पड़ सकता है, इस तरह के जो भी लूप होल्स हैं। इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं कि आर्थिक सामाजिक जो लागत है, वो किस तरह से इससे प्रभावित हो सकता है। पॉलिसी और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके स्तर पे आखिर ये गैप कैसे देखने को मिल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय जो साख है, उस पर आखिर जो सवाल है, इस तरह के जो मुद्दों के संदर्भ में वो कैसे उठ सकते हैं, और सरकार की जो कार्रवाई होगी आने वाले समय में दशा दिशा को सुधारने के लिए क्या की जा सकती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आगे कौन से जरूरी कदम है जो उठाए जाने चाहिए, आगे का जो दशा दिशा है वो क्या होना चाहिए, और इस तरह के जो भी पहलू हैं, इनके राजनीतिक जो प्रभाव हैं वो क्या हो सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन हम देखेंगे कि आखिर इस तरह की जो भी समस्या है, इनके समाधान और इनके कह सकते हैं कि विकल्प के तौर पे क्या किया जा सकता है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है, और इसके तहत विभिन्न जो मुद्दे हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, यूपी के अस्पतालों की जो दवाइयां हैं, इनसे जान को खतरा हो सकता है, ये बात कही जा रही है। इसी पर हम बात करने वाले हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो अलग अलग कोर्स हैं, जैसे आईएएस जीएस फाउंडेशन जो कोर्स है, जिसके तहत अलग अलग जैसे जीएस ओनली का कोर्स, जीएस सीसेट का जो कम्बो पैक है, ऑनलाइन जो कोर्सेज है, उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट आपको प्रदान की जा रही है। इन सभी कोर्स पर अगस्त सुपर सेल के तहत मोर देन 60% का जो ऑफर है, वो आपको दिया जा रहा है। और ये जो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पीटी मेंस के हैं, खास बात है कि ये जो कोर्स हैं, ये आसान ईएमआई की सुविधा पर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जानकारी है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि यूपी के सरकारी अस्पतालों की जो दवाइयां हैं, वो पेट में जाकर डिसॉल्व नहीं हो रही है, घुल नहीं रही हैं, और लगभग 51 ऐसे ड्रग्स और इंजेक्शन हैं जो टेस्ट में फेल हुए हैं। ये रिपोर्ट में अब बताया गया, क्योंकि यूपी के सरकारी अस्पतालों की जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों पर अब क्या है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया, सवाल उठा दिया गया कि क्या ये दवाइयों से जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो 51 ड्रग्स और जो इंजेक्शंस हैं, वो फेल बताए गए हैं रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सरकारी जो अस्पताल है, वहां पर मरीजों को दी जा रही जो दवाइयां हैं, उन पर ये बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया गया है। राज्य का जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे FSDA हम कहते हैं,
इसकी अगर माने तो इसकी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 साल में सप्लाई की गई लगभग 51 ऐसी दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं, जो गुणवत्ता जो मानक है उन पर खरे नहीं उतरे हैं और इसी कारण से ये अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इसमें बड़ा प्रश्न उठता है कि कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं इस तरह की नकली दवाइयां, ऐसे से हो सकता है कि आपके ऊपर बड़ा इनका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कारण से ये मुद्दा चर्चा में है और यूपी का जो फूड एंड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जांच किया था और इसी के संदर्भ में जो रिपोर्ट आया है उसके बाद देखें तो एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और इस जांच में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी जो हॉस्पिटल है यूपी के, उनमें लगभग 51 दवाइयां ऐसी डिटेक्ट हुई हैं, उनमें कुछ इंजेक्शन भी हैं जो पूरी तरह से मानक पर खरे नहीं उतर हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसके सरकारी अस्पतालों में देखें तो बड़े स्तर पे जो इलाज करा रहे जो लोग हैं उनके संदर्भ में कुछ शिकायतें भी दर्ज की गई थी। लगातार अस्पताल की जो फार्मेसी है उसका दवा लेने के बावजूद भी कुछ लोगों के हेल्थ में सुधार नहीं हुआ, उनकी समस्या हल नहीं हुई। उसके बाद देखें तो इस तरह की जो शिकायतें हैं वो भी देखने को मिली थी और अभी जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी जांच में ये बड़ा खुलासा हो चुका है। जांच के मुताबिक पिछले 1 साल में राज्य के सरकारी जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों को सप्लाई की गई लगभग 51 जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, वो क्वालिटी में फेल पाए गए हैं। तो इसी कारण से ये जो मुद्दा है ये चर्चा में है। कैसे फेल होती हैं ये दवाइयां, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक करना बात अलग होता है, लेकिन इसके तहत देखें तो जो बात की जाती है कि जो बड़े बड़े स्तर की कंपनियां हैं वो दवाएं बनाती हैं लेकिन वो मानक पर क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो इसी कारण से कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करना बड़ी बात नहीं है, दवा को शरीर के अंदर जाकर उसका असर होना भी बड़ी बात है। यहाँ तक कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो अच्छा अपना इम्पैक्ट दिखाती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सही तरीके से अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाती हैं। तो इसी संदर्भ में कई दवाइयां मरीजों के पेट में जाकर घुल ही नहीं रही हैं, यही बात कही गई है। और जब इस तरह की शिकायत दर्ज की गई उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये सबके सामने खुलकर आई। एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड है उसका जो असर है उसकी अगर बात करें तो कुछ जो दवाएं होती हैं वो प्रेस्क्राइब्स जो भी पोटेंसी है उससे भी उनका असर कम पाया जाता है और कम पाया गया है। कई इंजेक्शन स्टेरिलिटी टेस्ट में फेल हुए हैं जो सीधा मरीजों के संदर्भ में देखें तो उनके जान पर खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकते हैं। और ये दवाइयां राज्य की खरीद एजेंसियों के द्वारा सप्लाई की गई थी, सीधे सरकारी अस्पतालों तक ये दवाएं पहुंचाई जा रही थी। अगर हम देखें तो 500 mg की अगर कोई दवा है, अगर 500 मिलीग्राम की कोई दवा है और जांच में 400 मिलीग्राम निकली तो ये क्या है, एक बड़ा कह सकते हैं कि फॉल्ट है, तो वो किसी काम की नहीं होगी। ये अलग बात है कि 5 mg भी कम क्यों ना हो, इस तरह की जो स्थिति है वो क्या होगी कि अगर 500 mg है और ये क्या हो जाती है कि ये 495 mg होती है, तब भी क्या मानी जाएगी कि ये दवा सही तरीके से स्टैंडर्ड पर सही मानी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि दवा का जो कंपोजिशन होता है, किसी भी मेडिसिन का जो कंपोजिशन आप देखते हैं, अगर उसमें थोड़ा भी बदलाव हुआ तो फिर क्या हो सकता है, वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इस आधार पर कहें तो दवा का जो कंपोजिशन है वो कम नहीं होना चाहिए, जितनी कंपनी ने दवा एक तरह से देखें जिस मानक के आधार पर कंपोजिशन फिक्स किया है उसी आधार पर वो दवा होनी चाहिए। तो इस तरह की जो स्थिति है वो चाहे स्टेरिलिटी टेस्ट में या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट हुए उनमें इस तरह के जो बड़े हेर फेर हैं, जो लूप होल है वो देखने को मिले हैं। दवाइयाँ टेस्ट में कैसे फेल होती हैं, तो ये जानने के लिए हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज है उसके निदेशक है प्रोफेसर पुष्पेंद्र त्रिपाठी, उनसे रिपोर्टर्स ने बात की। उन्होंने ये बताया कि एक मानक जो टैबलेट है उसको शरीर के अंदर क्या है कि लगभग एक समय क्या है 15 मिनट, जो 15 मिनट का समय है उस 15 मिनट के समय में क्या हो जाना चाहिए, उस 15 मिनट के समय में उसे शरीर के अंदर जाकर क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, इसे क्या होना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। इनके अनुसार एक ही बैच में अगर 12 गोलियां हैं और अगर इस तरह से उनका टेस्ट किया जाए कि इस टेस्ट में वो फेल हो जाए तो दवा क्या है, घटिया घोषित की जाती है। तो एक तरह से टेस्ट प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जो दवाइयां हैं वो क्या हो रही है, वो डिसॉल्व जो टेस्ट हुए थे उसमें वो फेल हो गए।
यानी कि वो 30 मिनट में पेट में घुल ही नहीं पाई। इस तरह की बात कही गई। कई दवाइयों में दवा का जो वास्तविक मात्रा है वो लिखी गई मात्रा के अनुसार ही नहीं मिला, बल्कि कम मिला। मान लिया 500 mg है तो वो 450 mg ही मिली। और इसी के संदर्भ में प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी ने ये बताया कि अगर 500 mg की दवा है और वो 400 mg पाई जाती है तो वो दवा किसी काम की नहीं है, वो जान के लिए खतरा है। वहीं कुछ ऐसी दवाइयां थी जिनका जो पीएच मान है, जो पीएच वैल्यू होता है, उस स्तर पे क्या है कि समस्या देखने को मिला। ये कहा गया कि जो पीएच वैल्यू है उसका जो स्तर है कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, इस कारण से वो दवाइयां घुल नहीं पाई। इंजेक्शन भी स्टेरिलिटी या फिर पर्टिकुलेट जो मैटर टेस्ट हुए उन टेस्ट में क्या है वो फेल पाए गए। तो इस तरह से लगभग 51 जो मेडिसिन है और जो इंजेक्शन है वो इस टेस्ट में फेल पाए गए। कैसे होती है दवाओं की टेस्टिंग, ये बड़ा ही एक यूनिक प्रश्न है। तो देखिए, डायरेक्टर फार्मेसी जो पुष्पेंद्र त्रिपाठी हैं उन्होंने इस बारे में पूरा डिटेल से समझाया कि मशीनों के माध्यम से क्या की जाती है कि जो दवाओं की गुणवत्ता होती है उनके सैंपल्स को एक तरह से टेस्ट किया जाता है, और इसमें खास तौर पे जो डिसॉल्व टेस्ट है, विघटन जो परीक्षण है वो किया जाता है। और इसके संदर्भ में इसका मीनिंग यही होता है कि कोई भी जो टैबलेट है वो बनने के लिए पहले वो पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्मेट में होता है, फिर उसे ठोस टैबलेट के रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर से क्या है कि जो ग्रैन्यूल्स है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, और ग्रैन्यूल से फिर क्या किया जाता है कि टैबलेट पंच की जाती है। और ये जो टेस्ट है ये 6 टैबलेट से पूरा किया जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट में उन टैबलेट्स को 15 मिनट के लिए रखा जाता है। अगर उन्हें 15 मिनट में वो टूट जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि वो ठीक है, और इसके बाद और जो 6 होती हैं टैबलेट्स उनको लिया जाता है, और इसके आधार पर एक पूरी प्रक्रिया की जाती है कि इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में जो टैबलेट लिए जाते हैं तो 15 मिनट में अगर वो टूट जाने चाहिए, लेकिन अगर वो टूटते नहीं है तो फिर वो टेस्ट में फेल हैं। और उसके बाद देखें तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसके जरिए क्या किया जाता है कि जो भी दवाएं हैं उनके जो स्टैंडर्ड हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, वो कहीं ना कहीं डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरह की जो पूरी प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, जिसके संदर्भ में देखें तो कई सारी जो दवाइयाँ हैं उनके संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर पुष्पेंद्र जो त्रिपाठी हैं उन्होंने ये कहा कि जैसे सब स्टैंडर्ड एक कॉमन शब्द है दवाइयों में, अगर देखें तो जैसे पैरासीटामोल की बात करें तो सभी लोग जानते हैं पैरासीटामोल क्या है। तो इसका अगर टेस्ट की बात करें तो इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो पैरासीटामोल है तो उसका पहला टेस्ट यही होगा कि आखिर ये इसका जो वजन है वो कितना है। जैसे 500 मिलीग्राम है तो 500 मिलीग्राम की जो पैरासीटामोल है तो उसका एक परीक्षण होगा कि वेट के स्तर पे वो कितना है। अगर उसमें इतना कंटेंट नहीं है तो वो सब स्टैंडर्ड कहा जाता है, या फिर दवा बॉडी में जाकर न टूटे। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर टेस्ट प्रॉपर वे में किए जाते हैं। और इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई जाती हैं, जैसे कि लिस्ट में जहाँ विघटन है, जो डिसोल्यूशन है वो देखा जाता है। इसका मतलब कि दवा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि सिप्रोफ्लोक्सिन जो है, इस तरह के जो भी टैबलेट्स हैं ये पेट में जाकर घुलेगा नहीं। और इसके अलावा देखें कि ये जो टैबलेट है, या कह सकते हैं कि जो सिप्रोफ्लेक्सिन है, ये दवा लिस्ट के मुताबिक पेट में जाकर घुलेगी नहीं, क्योंकि अगर 30 मिनट में दवा घुल जाती है तभी वो फायदा करेगी। तो इस आधार पर दवाओं का एक जो परीक्षण है वो भी देखने को मिलता है। और इसी के संदर्भ में क्या है कि जो पीएच वैल्यू है वो भी डिसाइड होती है, क्योंकि पीएच का जो मतलब है यही है कि हर दवाई का अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेगा, पीएच वैल्यू देखने को मिलेगा। जो आपका पेट है, जो स्टमक है, उस स्टमक में जो मेडिसिन है वो कुछ कह सकते हैं कि मात्रा में डिसॉल्व होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो फिर ये स्थिति ठीक नहीं है। पीएच पर जो डिसॉल्व है वो नहीं हो रही है, तो जिस पीएच पर होनी चाहिए उसके स्तर पे क्या है कि वो दवा सही मानक के स्तर पे नहीं है, वो सब स्टैंडर्ड है, ये कहा जा सकता है। और इसी के आधार पर बहुत सारी जो दवाएं हैं उनके स्तर पे जो टेस्ट किए गए उनमें वो फेल भी पाई गई। टेस्ट में देखें तो क्लैरिटी एंड जो पर्टिकुलेट जो मैटर होते हैं उस पर भी खास तौर पे टेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंजेक्शन पानी जैसा क्लियर दिखना चाहिए, एकदम उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ जो डिस्प्रेन है, इसमें का मतलब ये होता है कि दवा का डिस्प्रेस होना जरूरी है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके आधार पर जो दवाएं हैं उनका जो टेस्ट है वो किया जाता है। और अगर यूनिफॉर्म डिस्प्रेस नहीं हुआ तो इसका मीनिंग यही होता है कि ड्रग जो कंटेंट है वो कम है।
और इस तरह के जो भी टेस्ट हैं ये साबित करते हैं कि दवा किस स्तर की है, क्या वो सही मानकों पर सही है। और इसी तरह की जो कमियां देखने को मिली, इसके संदर्भ में यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त है और मामले को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इस पर अलर्ट रहा है और प्रमुख जो सचिव हैं पार्थ शास्त्री जो सेन है उनसे संपर्क किया गया है, जानकारी उन तक पहुंचाई गई है और यूपी मेडिकल जो सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने प्रत्येक मामले के संदर्भ में पूरी जो जांच प्रक्रिया है उसकी बैठाई है। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर आगे क्या होता है। अगर हम बात करें कि इस तरह की जो भी दवाइयां हैं जो सही मानकों पर सही नहीं उतरती हैं, अगर इस तरह की दवाइयों का हम सेवन कर रहे हैं तो इससे क्या असर पड़ सकता है। कोई मरीज अगर इस तरह की दवाइयां, जैसे बहुत सारे यूपी के सरकारी अस्पतालों में भर्ती जो मरीज हैं, इस तरह की जो 51 दवाइयां जो एक तरह से डिटेक्ट की गई हैं, अगर इनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं तो क्या खतरा हो सकता है। तो पहली बात, जिस बीमारी से पीड़ित है वो बीमारी और खतरनाक हो सकती है, दवाओं का असर नहीं होगा, लंबे समय तक मरीज ठीक नहीं होंगे और समय पर ये बीमारी ठीक नहीं होने से दूसरी बीमारी होने का भी खतरा है। दूसरी बात, दवा अगर प्रतिरोध की बात करें तो खास करके एंटीबायोटिक, अगर बात करें कि खासकर जो एंटीबायोटिक है अगर असर ना करे तो भविष्य में वो बेअसर भी हो सकती है और इस तरह की लापरवाही होने से मृत्यु की भी संभावना है। गंभीर अगर मामले हैं, आईसीयू में मरीज है, ऑपरेशन वाले मरीज हैं, खराब स्थिति वाले जो मरीज हैं, तो इस तरह की जो भी नकली या सही मानक पर जो दवाएं हैं वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके संदर्भ में क्या है कि अगर हम बात करें तो पहला सवाल तो ये उठता है कि इस तरह की जो भी लापरवाही हो रही है सरकारी अस्पतालों के स्तर पे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो खरीद प्रक्रिया में ही इन दवाओं की जो क्वालिटी है उसकी जांच क्यों नहीं की गई, ताकि पता चल जाए। जो एफएसडीए है उसकी जांच के बाद कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन पहले से दिए गए इन दवाओं का हिसाब कौन देगा, उनकी जवाबदेहिता कौन लेगा। दवा कंपनियों को बात करें तो दवा कंपनियों पर जो ब्लैक लिस्टिंग है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसकी अब बात होनी चाहिए और इसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम की जो जवाबदेहिता है वो कौन तय करेगा, वो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो लापरवाहियां होती हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। और इस कारण से देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमजोरियां हैं वो अब बाहर खुलकर आ गई हैं। इस तरह के जो भी रिपोर्ट्स हैं ये केवल दवा की गुणवत्ता का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि यूपी में स्वास्थ्य जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो कमजोरियां हैं, जो लूप होल है, उसके तरफ भी इशारा करता है। खासतौर पे ग्रामीण और गरीब जो तबका है जो सरकारी अस्पतालों में जाता है, अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण उसे एक आशा रहती है कि वहाँ उसे बेहतर दवाएं, बेहतर सुविधाएं मिलेगी, सरकार उसके लिए काम कर रही है। तो इस पर एक बड़ा कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। निजी अस्पताल, महंगी फार्मेसी, उसका विकल्प तो ये लोग चुन नहीं सकते हैं। तो क्या अब इनके सामने जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब तो स्थिति काफी सरकारी अस्पतालों की खराब है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। इसी में अगर थोड़ा सा नेशनल सिनेरियो में देखें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो भारत पहले ही से क्या है कि सबसे बड़े जेनरिक दवाओं का क्या है, एक निर्माता के रूप में जाना जाता है वैश्विक स्तर पे। लेकिन बार बार क्वालिटी के स्तर पे देखें तो बहुत सारे जो फेल्योर हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। तो नकली दवा के मामले जब सामने आते हैं तो इनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की अपनी जो छवि है वो खराब होती है। और हाल ही में भारतीय दवाओं पर देखें तो कई सारे देशों ने, जैसे जाम्बिया, उज्बेकिस्तान, अफ्रीकी कुछ देश हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किए थे। और यूपी की ये जो हाल ही में रिपोर्ट आई है ये तो समस्या के संदर्भ में अब बड़ा एक मुद्दा उठा रही है। तो इससे भारत का जो मेडिकल सेक्टर है वो प्रभावित हो सकता है, उसकी जो वैश्विक साख है वो प्रभावित हो सकती है। और इससे क्या होगा कि हेल्थ सिस्टम पे भी असर देखने को मिल सकता है। जैसे मरीजों का जो भरोसा है वो टूटेगा। ग्रामीण गरीब जो मरीज हैं, जो निजी बड़ी बड़ी जो कंपनियां वाली जो हॉस्पिटल हैं या इस तरह के जो प्राइवेट कह सकते हैं कि संस्थान हैं, वहां का खर्च नहीं उठा सकते, तो वो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि दवा फेल होने से अब वो सोचने लगेंगे कि क्या सरकारी इलाज उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जान के लिए खतरा है। तो इस तरह के जो हेल्थ सिस्टम पे असर है वो देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य पर भी डबल बोझ हो सकता है, क्योंकि असरदार इलाज ना मिलने से क्या होगा कि बीमारी का जो समय है वो लंबा खींचेगा, और लंबा खींचेगा तो दवा का जो खर्च है वो बढ़ता जाएगा, तो आर्थिक बोझ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मृत्यु
भी हो सकती है, तो इस तरह से मृत्यु दर भी बढ़ सकती है और बड़े स्तर पे डॉक्टरों पर दबाव हो सकता है, क्योंकि जब दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं उसके बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो फिर मरीज डॉक्टर पर दोष मढ़ता है, जिससे डॉक्टर पेशेंट के जो रिलेशन है वो भी खराब हो सकते हैं। और यही नहीं, इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो आर्थिक और सामाजिक लागत के रूप में भी सामने आ सकता है। जैसे यूपी जैसे बड़े राज्य में देखें तो सरकारी जो अस्पताल हैं, इन अस्पतालों में मरीजों के संदर्भ में रोज दवाइयाँ इनको दी जाती हैं और इसमें चूंकि बड़े स्तर की दवाइयाँ जिनके नंबर ऑफ जो मेडिसिन इंजेक्शन है वो 51 है, ये अगर फेल हो रहे हैं तो क्या होगा कि जो असर होगा वो निगेटिव होगा। लाखों जो मरीज हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा, कुछ लोग कर रहे होंगे तो उनके ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका दूरगामी आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक तो लंबे समय तक क्या होगा कि इनका सरकारी दवाइयों का इस्तेमाल करते रहना होगा, जिससे इनका जो खर्च है वो बढ़ेगा। एक तरह से देखें तो भागा दौड़ बढ़ेगा, पारिवारिक जो दबाव है वो बढ़ेगा, मरीजों का जो इलाज होगा उसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो लंबे समय तक क्या है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो खराब हो सकता है। तो इस तरह की बात कही जा रही है और इसी के स्तर पर नीतिगत और अगर क्रियान्वयन गैप की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा अब सबके सामने आ चुका है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल का जो अभाव है वो देखने को मिला है राज्य में। अभी दवाइयों की जो पोस्ट सप्लाई टेस्टिंग है वो होती है, जबकि जरूरत क्या है, प्री सप्लाई टेस्टिंग हो, पहले ही टेस्ट कर लिया जाए। लेकिन पोस्ट सप्लाई टेस्टिंग होती है, आने के बाद चल रही है दवाइयाँ, यूज हो रही हैं, उसके बाद टेस्ट हो रहा है। दवा कंपनियों का जो राजनीतिक नेक्सस है ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि सस्ती बोली लगाकर ठेका लेने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अक्सर सक्षम हो जाती हैं, या फिर राजनीतिक संरक्षण होने के कारण इस तरह के मामले में वो सफल हो जाती हैं। लेकिन अपने गैर मानकपूर्ण या कह सकते हैं कि एक तरह से सही दवाइयां न बनाकर भी ये क्या है कि बड़ा मुनाफा कमाती हैं। रेगुलेटरी स्टाफ की जो कमी है एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एफएसडीए के अनुसार या सीडीएसईओ के अनुसार जो केंद्रीय दवा नियामक है, दोनों के पास पर्याप्त जो मानव संसाधन है, जो लैब है, उनकी सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध ही नहीं है। यही नहीं, जो ब्लैक लिस्टिंग बनाम जो रियल एक्शन है ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत में दर्जनों दवा जो कंपनियां पहले भी क्या है ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, मगर कुछ सालों के बाद ही क्या है कि वो फिर से बाजार में दवाइयां बेचने लगती हैं। तो ब्लैक लिस्ट किया गया लेकिन परमानेंट उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत की जो साख है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सारे दुनिया के जो देश हैं वहां पर इस तरह की जो भी दवाइयां हैं उनसे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, जिस कारण से उन्होंने भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। डब्ल्यूएचओ के द्वारा कई भारतीय कंपनियों को चेतावनी भी दी गई है और अब यूपी में सरकारी अस्पतालों की जो दवाओं के फेल होने का मामला है ये तो खास तौर पे चर्चा में है। तो ये सब मिलाकर भारत की जो फार्मा क्वालिटी है उसकी साख पर अब कहीं ना कहीं गंभीर जो प्रश्न चिन्ह है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर यही सिलसिला यही आगे जारी रहा तो भारत के जेनरिक दवाओं का जो वैश्विक एक भरोसा है वो कम हो सकता है, जिससे निर्यात और विदेशी मुद्रा जो भारत प्राप्त करता है उस पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। ये अलग बात है कि सरकार इसके लिए कार्रवाई के स्तर पे अब तेजी से एक्टिव हो चुकी है। खास तौर पे देखें तो स्वास्थ्य विभाग के जो भी सचिव हैं वो पूरी तरह से इसके लिए जांच कमेटी बैठा चुके हैं। ये भी कहें कि जो भी दवाएं जिस कंपनी की है अब उस पर कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसके संदर्भ में जवाबदेहिता भी तय की जाएगी। तो इस तरह की बातें अब देखने को मिल रही है। आगे क्या जरूरी हो सकता है, पहली बात की हमने बताया कि सख्त जो प्री डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग है ये होना चाहिए, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। दवा जाने से पहले उसका टेस्ट हो जाना चाहिए। ड्रग क्वालिटी जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य स्तर पर डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है जहां दवाओं की सप्लाई और टेस्टिंग होती है उसकी जो रिपोर्ट है वो ट्रैक की जानी चाहिए। ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद जो दंड है, जो भी दोषी कंपनियां हैं उनको ब्लैक लिस्ट करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर आर्थिक और आपराधिक दंड का प्रावधान भी लागू होना चाहिए ताकि वो फिर दोबारा गलती न करें। और पूरी तरह से स्वतंत्र ऑडिट किया जाना चाहिए। जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उनके जांच के साथ थर्ड पार्टी जो ऑडिट है वो भी, उससे क्या हो सकती है कि ट्रांसपेरेंसी और आ जा सकती है। तो इस तरह के जो प्रयास है और भी किए जा सकते हैं, जैसे बैच वाइज जो मैंडेटरी टेस्टिंग है वो की जा सकती है कि हर बैच का जो क्वालिटी चेक है वो किया जा सके। ड्रग सप्लाई ट्रांसपेरेंसी जो पोर्टल है वो बनाया जाए ताकि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर दवा की कंपनी, बैच नंबर, टेस्ट की जो रिपोर्टिंग है वो सारी कंज्यूमर को प्राप्त हो सके। और कड़े जो दंड है वो लागू किए जाने चाहिए। थर्ड पार्टी जो टेस्ट हमने बोला उसे बड़े स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। विसिल ब्लोअर जो पॉलिसी है
उसके तहत दवा सप्लाई में गड़बड़ी करने वाले जो है उनका उजागर करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको विशेष सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। तो इस तरह की जो भी घटनाएं हैं इनके कई सारे इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सरकार है तो उसकी विपक्षी जो दल होते हैं वो कह सकते हैं लापरवाही का आरोप भी लगाते हैं। और इसके संदर्भ में देखें तो बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा भी इसके संदर्भ में अपना बचाव किया जाता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो जनता के संदर्भ में जो चिंता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट तो साफ करती है कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ सेक्टर में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डॉक्टरों की ही कमी नहीं है, बल्कि क्या है, दवाओं की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में भी कमी है, उस पर निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि उसके संदर्भ में भारी जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि अब इलाज पहली बुनियादी ही जो दवा है वो है, या अगर वो असरदार नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, और मरीज का जो भरोसा है उसे कैसे बचाया जाएगा। तो ओवरऑल हम कंक्लूजन के स्तर पे यही कह सकते हैं कि यूपी में दवाओं का फेल होना कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है, बल्कि ये एक संरचनात्मक स्तर पे विफलता है, फेल्योर है। जब तक सरकार क्वालिटी, निगरानी, जवाबदेहिता या फिर इस तरह के अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके स्तर पे सुधार नहीं करती है, तब तक हर सरकारी अस्पताल के मरीज में ये तो अब उसके मन में डर बैठा ही रहेगा कि यहाँ की जो दवाइयाँ हैं क्या वो उसके लिए बेहतर हैं, क्या उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि उसके जान पर खतरे हैं। तो ऐसे जो मुद्दे हैं अब इसके समाधान के लिए अब सरकार को बड़े स्तर पे काम करना होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि लगभग 51 जो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, वो मानक पर सही नहीं है और वो जानलेवा हो सकते हैं। उनमें से कुछ दवाइयां हैं जो पेट में जाने के बाद घुलती ही नहीं है। तो इसी मुद्दे की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।